वेलकम स्टूडेंट। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्लास में हम इंफॉर्मेशन सिस्टम इन इन ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्या रोल होता है, इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, इसी को डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। तो चलो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर्स को एंड डिस्कस करते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह यूज़ होता है, इसका रोल क्या होता है, इसके मकासद क्या होते हैं एंड इसका सारा प्रोसेस क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को एंड टाइम को वेस्ट नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को। हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं, तो अब उसके कुछ बेसिक्स को भी अंडरस्टैंड करना होगा, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह यूज़ करते हैं, इसका क्या रोल होता है। तो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली हमारे पास जो है ना, एक स्ट्रेटजी होगी, एक तरीक़ाकार होगा कि जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करते हैं एंड इसको अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट आप लोगों ने स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करना होगा। स्ट्रेटजी बेसिकली हमारे पास एक प्लान होता है जो हम डिज़ाइन करते हैं हेल्प करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में कि हम हासिल कर ले कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। समझ आ रही है? मीन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हम उसमें हमारी एक स्ट्रेटजीज होती है, उसी स्ट्रेटजीज बेसिकली हमारे पास एक प्लान होता है कि हमने इसी प्रोसेस को, इसी तरीक़े को लेना है एंड हमने अपनी कम्पिटिटिव जो एडवांटेजेस है उसको हमने अचीव करना होगा। तो a plan designed to help an organization gain a competitive advantages is called strategy। अब हम स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन की तरफ आएंगे। ये हमारे पास स्ट्रेटेजीज की तो समझ आ गई ना कि हमारे पास एक प्लान होता है, उसी प्लान के थ्रू हम उसकी कंप्यूटर जो एडवांटेज है उसको हम हासिल करने की कोशिश करते हैं एंड हासिल करते भी हैं। तो हम अब इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में इसी को किस तरह प्लान करेंगे एंड किस तरह हम एडवांटेजेस को अचीव करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिक वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है डेट हेल्प अकम्प्लिश ए स्ट्रेटजी। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। इसके अलावा हमारे पास है कि अचीविंग ए कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। स्ट्रेटजी समझ आ गई, स्ट्रेटजी इंफॉर्मेशन सिस्टम में समझ आ गई है। अब हम जो अचीव करेंगे कम्पिटिटिव एडवांटेजेस, तो वो किस तरह करेंगे, ये क्या क्या होंगे। क्या है कि द एसेंस ऑफ स्ट्रेटजी एज इनोवेशन, सो कम्पिटिटिव एडवांटेजेस often occur when an organization try a strategy that no one has tried before। आई होप यहाँ समझ आ चुका होगा। कहने का मतलब ये है कि जो अचीविंग कम्पिटिटिव एडवांटेज ये हमारे पास एनहेंस करता है उस स्ट्रेटजीज़ को, उस प्लान को, कि हम उसी के बेस पर कम्पिटिटिव एडवांटेज बाज़ औक़ात अखर होती है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में, और उसमें कोशिश होती है कि हम जो स्ट्रेटजीज़ है उसको क्या करें, हासिल कर लें बिफोर इसकी कोशिश करें। For example, Dell was the first PC manufacturer to use the web to take customer order। समझ आ रही है? यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमारे पास अचीविंग ए कम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए है। क्या है कि जो डेल सिस्टम हमारे पास कंप्यूटर के होते हैं, तो वो हमारे पास पहले पीसी मैन्युफैक्चरर थी जिसको यूज़ करके वेब जो है ना टू टेक कस्टमर ऑर्डर। तो आई होप सो आपको यहाँ भी समझ आ चुका होगा। इसके अलावा हमारे पास जो है कि द वैल्यू चेन क्या होता है एंड इसी को हम जब इस ऑर्गेनाइजेशन में हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो ये मीन कंप्यूटेटिव एडवांटेजेस को हम हासिल करेंगे। तो वैल्यू चेन क्या होता है एंड इसका क्या प्रोसेस होता है, तो अभी हम डायग्राम के थ्रू आपको डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे कि द वैल्यू चेन होता क्या है एंड इसके थ्रू हम एक प्रोसेस को किस तरह सर अंजाम देते हैं।
द वैल्यू चेन बेसिकली हमारे पास ए सीरीज और चेन ऑफ द बेसिक एक्टिविटीज डेट एड वैल्यू टू ए फॉर्म प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. Critical leverage point where information technology can enhance a firm competitive position. तो ये हमारे पास है वैल्यू चेन. वैल्यू चेन को अभी मैं इस फिगर के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास द वैल्यू एडेड प्रोसेस, जब हम इसमें एडेड वो प्रोसेस क्या होते हैं. तो आप ज़रा देख लें, जैसे हमारे पास बेसिक स्टेप्स होते हैं कंप्यूटर के, हमारे पास इनपुट होता है, तो हमारे पास है प्रोसेस एंड तब हमारे पास है आउटपुट. जो इनपुट्स होता है उसमें जैसा हम मशीन, डेटा, इंफॉर्मेशन, डिसीजन, ये सारे है. जब ये सारा हम कंप्यूटर में सिस्टम में इनपुट करते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो हमारे पास प्रोसेस क्या होता है. जो मटेरियल हमने यहाँ पर इनपुट कर लिए क्या है, द वैल्यू एडेड प्रोसेस क्या कहते हैं, इंक्रीज द करता है एंड कंबाइन करता है वैल्यू ऑफ द इनपुट. समझ आ रही है, यहाँ पर कंबाइन करके इसको प्रोसेस करते हैं. इसके बाद जब प्रोसेस होकर फिर उसका कुछ रिजल्ट बनेगा तो वो हमारे पास थर्ड स्टेप में जाएगा जो कि हमारे पास है आउटपुट. यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट, सर्विस, डेटा, इंफॉर्मेशन. यहाँ पर हमने जो कुछ इनपुट कर लिया वो प्रोसेस होगा, उसके नतीजे में कुछ रिजल्ट आएगा तो वो आउटपुट में आएगा जो कि कुछ प्रोडक्ट बनेगा, कुछ सर्विस बनेगा, कोई डेटा होगा एंड कुछ इंफॉर्मेशन होगा. तो आई होप स्टूडेंट आपको द वैल्यू एडेड प्रोसेस की समझ आ चुकी होगी. अब हम नेक्स्ट जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके. समझ आ रही है. बेसिकली आज का जो लेक्चर का टॉपिक है वो हमारे पास है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हम एक ऑर्गेनाइजेशन में जो यूज़ करते हैं तो होता पहले क्या है, फिर इसके बाद उसका प्रोसेस क्या है, हम इसको किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में ले आते हैं एंड कौन कौन से प्रोसेस है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है. ओके, अब ज़रा इस फिगर से आपको द वैल्यू चेन की और भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. आप देख सकते हैं कि व्हाट वैल्यू कैन IT ऐड एट ईच स्टेप एंड द वैल्यू चेन. टीम मैनेज हमारे पास डाउन स्ट्रीम मैनेजमेंट है. समझ आ रही है. अच्छा, पास जो अप स्ट्रीम मैनेजमेंट है, पास हमारे पास रॉ मटेरियल होंगे. रॉ मटेरियल जैसा हम जो है ना, कोई गाड़ी हो गया कुछ होगा, इसमें हम इनबाउंड लॉजिस्टिक या इनबाउंडेड ट्रैकिंग सिस्टम में जैसा हम पुट करते हैं वो उसको लाते हैं वेयर हाउस एंड स्टोरेज जगह पर लाते हैं एंड रॉ मटेरियल एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में जैसा. समझ आ रही है. यहाँ पर सही तरीके से वो हो जाती हैं. फिर हमारे पास जो प्रोडक्शन होती हैं तो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर इसका सारा कुछ बन जाता है. फिर यहाँ से आके फिर फाइनिश क्या होता है, फिनिश प्रोडक्ट स्टोरेज, ऑटोमेटिक स्टोरेज एंड रिट्रीव सिस्टम होता है. फिर इसके बाद यहाँ दोबारा अगेन आउटबाउंड लॉजिस्टिक या डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग सिस्टम में आते हैं. यहाँ से फिर जो मार्केट होता है, जो सेल होता है, यहाँ पर ये जो मटेरियल से जो ईंटें वगैरह बनती है यहाँ मार्केट में आती है, सेल होती है. प्रमोशन प्लानिंग सिस्टम के थ्रू ये सारा कुछ होता है. फिर लास्ट स्टेप जो है ना कस्टमर सर्विस होती है, कस्टमर सर्विस ट्रैकिंग एंड कंट्रोल सिस्टम. तो आई होप ये जो मटेरियल हम किस तरह बनाते हैं, क्या क्या कुछ तो आपको सारा समझ आ चुका होगा. डाउन स्ट्रीम से मैंने स्टार्ट कर ली एंड सॉरी अप स्ट्रीम मैनेजमेंट से मैंने स्टार्ट कर ली एंड डाउन स्ट्रीम मैनेजमेंट पर मैंने एंड कर दी. एंड इसी में आपको ये सारा प्रोसेस जो है ना हमारे पास वैल्यू चेन है एंड इसको अभी आपको पता चल चुका होगा कि व्हाट वैल्यू कैन IT ऐड एट ईच स्टेप एंड द वैल्यू चेन. ओके, इसी प्रोसेस को समझाने के लिए हम एक 5 फोर्स मॉडल को लेंगे. इसी के थ्रू हम एक इसी एग्जांपल को अंडरस्टैंड करेंगे. क्या है कि द कंप्यूटेटिव फोर्सेस
that lead firm to seek competitive advantages. फर्स्ट हमारे पास सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट की होगी, सही है, रिवेलरी है, तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होगी सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट्स की होगी, फिर उसका जो सप्लाई पावर होगा, फिर इसके बाद न्यू एंट्रेंट्स होगी, फिर इसके बाद बायर पावर होगा। समझ आ रही है? जिस तरह पिछले वाले में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी, इसी तरह ये इसमें भी सारा प्रोसेस है। अच्छा, फिर हमारे पास वो कौन से वे होंगे टू अचीव ए कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। हम यहाँ पर कुछ ऐसे ही तरीक़ों को अपनाएंगे, मेथड को, रास्तों को, कि उसी पर हम जाके कम्पिटिटिव एडवांटेजेस है, हम ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन में जो हम ये सारा कुछ करते हैं उसी से हम इसको हासिल कर लें। तो फर्स्ट हमारे पास रिड्यूस कास्ट होगा, जो कि हमने अचीव करना है कम्पिटिटिव एडवांटेजेस में, एंड इसी के थ्रू हमने क्या कुछ करना है कि ऑटोमेशन ऑफ ए बिजनेस प्रोसेस लाइक ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग हो गई, ऑनलाइन कस्टमर सर्विस हो गई, एंड फैक्ट्री रोबोटिक हो गई। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिक ऑफ द बिजनेस प्रोसेस हैं, एंड ये हमारे पास बेसिकली रिड्यूस कास्ट है। समझ आ रही है? ओके। इसके बाद हमारे पास है राइस बेरीज टू एंट्री है, इसमें लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हाई कॉस्ट ऑफ एंट्री, ये हमारे पास राइट बैरियर्स टू एंट्री है। अच्छा, आगे जाएंगे एंड वे टू अचीव ए कम्पिटिटिव एडवांटेजेस को कंटिन्यू रखेंगे, एंड इसमें जो हमारे पास थर्ड स्टेप होगा कि इस्टेब्लिश करेंगे हाई स्विचिंग कॉस्ट, जिसमें हमारे पास पेनल्टीज फॉर टर्मिनेटिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड सॉफ्टवेयर रीट्रेनिंग होगा। इसके बाद सेकंड जो स्टेप है कि क्रिएट करेंगे न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, जिसमें हमारे पास कॉपीराइट प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए एंड कंटिन्यूस इनोवेशन भी होंगी। इसके अलावा और भी डिफरेंस वे है टू अचीव ए कम्पिटिटिव एडवांटेजेस, क्या है कि डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट एंड सर्विस, इन दोनों को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। एक हमने ब्रांडिंग करनी है, दूसरी हमने जो है ना फर्स्ट टू मार्केट करना है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एनहांस प्रोडक्ट एंड सर्विस है, जिसमें हमने लॉन्गर वारंटीज़ एंड मोर इंफॉर्मेशंस को जो है ना उसको इकट्ठा करके उसको प्रोडक्ट भी बनाना भी है, इसको सर्विसेज भी करनी है, एंड बेटर सर्विस भी हमने ढूंढनी है। तो ये हमारे पास एक सही कुछ अहम तरीके थे, वे थे कि जिसके थ्रू हम एक कम्पिटिटिव एडवांटेजेस को हासिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें हमारे पास एस्टेब्लिश करेंगे अलाइंस को, क्या करेंगे कि बाउंडलिंग प्रोडक्ट करेंगे, रिवॉर्ड प्रोग्राम करेंगे, एंड आउटसोर्सिंग करेंगे, एंड इस तरह डिफरेंट जो इवेंट्स हम एस्टेब्लिश करेंगे, तो इससे हमारे पास जो है ना हम ये एक तरीका होगा कि हम अचीव करें कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। तो इसके लिए एस्टेब्लिश अलाइंसेस करेंगे। इसके अलावा हमने लुक एंड सप्लायर और कस्टमर को भी लॉक करना होगा, किस तरह के परचेजिंग वॉल्यूम भी उसको देनी होगी, एंड क्रिएट करेंगे उसके लिए एक्सटेंडर, तो तभी हमारे जो प्रोडक्ट होगी उसकी मांग होगी, एंड हमारे पास ये एक तरीका है कि हम इसके थ्रू अचीव कर सके कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। ओके, नेक्स्ट भी हमारे पास कुछ मेथड है, वे है टू अचीव कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। इसमें क्या क्या है, पोटेंशियली विनिंग करेंगे बिजनेस मूवीज़ को, प्लस आइडियाज़ फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्लीमेंट दूज मूवीज़। आई होप सो आपको यहाँ समझ आ चुका होगा कि हमने पोटेंशियली भी विनिंग बिजनेस मूवीज़ को करनी होगी, इसके साथ साथ डिफरेंट जो आइडियाज़ है हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए जो इम्प्लीमेंट है इसको हमने मूव करना होगा। तो आई होप सो समझ आ चुका होगा। अब हम आगे जाएंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए हमारे पास जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसी को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, एंड इस एक एक का असल में काम क्या है, रोल क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो क्या है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर कैन हैव एन
impact on how information system are viewed and what kind are used. आई होप सो समझ आ चुका होगा। क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है होना चाहिए कि इसका हमारे पास एक इम्पैक्ट हो सकता है कि किस तरह इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास व्यू करे एंड कौन सा टास्क हम इसमें यूज़ करेंगे। लाइक हायरार्किकल है, प्रोजेक्ट है, टीम है एंड मल्टी डायमेंशंस है। ये हमारे पास डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स है। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स है, टीम स्ट्रक्चर्स है ऑर्गेनाइजेशन का एंड मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स है। इसी को अभी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमने ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करना है। हमारे पास जो पुराने वक्तों में या ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरह होते थे, तो आप देख सकते हैं इस फिगर्स में, यहाँ पर देख सकते हैं ABCRKW ई सारे वैल्यू उनको दी गई है। फर्स्ट ए में ज़रा देख लें कि वेरली लीगल काउंसिल है, इसमें ज़रा देख लें बेरी प्रेसिडेंट्स हैं। अच्छा, बी में है कि वोंग वीफी अकाउंटिंग है, सी हमारे पास रॉड रैंक वीफी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हैंडसम वीफी मार्केटिंग है, केली वीफी प्रोडक्शंस है एंड डब्ल्यू ऑसबॉम वीफी ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो जो केली वीफी प्रोडक्शंस है ये अभी जो मैं डिस्कस करूँ ये बेसिकली हमारे पास ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स है। इसमें हमारे पास जो एस है सेमॉल सुपरवाइज़र एंड बशरॉन सुपरवाइज़र। तो ये मीन इसी प्रोसेस पर हम जो है ना वो सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में इसी प्रोसेस को फॉलो करते थे एंड अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते थे। ओके जो डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं उसी को स्टेप बाय स्टेप अभी हम जो है डायग्राम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है तो उसका क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जरा जो ग्रीन कलर है, येलो कलर एंड बाकी, तो आप देख लें एक हमारे पास है बी वॉन प्रेसिडेंट्स आमिर एंड कर, तो इसके हमारे पास बेसिकली 3 सब पार्ट्स है। एक हमारे पास वॉलकर है, दूसरा हमारे पास डब्ल्यू बोल्टर है एंड दूसरा हमारे पास ऑटोकर है। समझ आ रही है। फिर हर एक के अंदर फोर अलग वीफी फाइनेंस है, जैसा वो टी वॉकर हमारे पास है। तो इसमें हमारे पास जो बाकी सब डिवीज़न है कि वीपी फाइनेंस है, वीपी मार्केटिंग, वीपी प्रोडक्शन एंड वीपी सेल। इसके अलावा हमारे पास डब्ल्यू बोल्टर सीनियर वीपी है, तो इसमें हमारे पास वीपी फाइनेंशियल मार्केटिंग, वीपी प्रोडक्शन एंड सेल एंड इस तरह इस थर्ड में भी इस तरह अलग अलग है। तो ये बेसिकली अब स्ट्रक्चर को देख लें, ये बेसिकली हमारे पास प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। आप ज़रा ट्रेडिशनल में देख लें, ट्रेडिशनल में किस तरह एक जगह पर सारी चीज़ें मिलती थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसका इस तरह ये सारा स्ट्रक्चर होगा। ओके इसके बाद हम टीम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ज़रा डिस्कस करेंगे। टीम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। टीम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली इसमें हमारे पास डिफरेंस स्टेप के मेंबर टीम लीडर मीन डिफरेंस मेंबर होंगे एंड इसका एक लीडर होगा। जो टीम लीडर होगा वो मैनेजमेंट के सारे प्रोसेस को सरंजाम देंगे। तो अब ज़रा आपको जो सामने जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही ये हमारे पास टीम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा। टीम ऑर्गेनाइजेशन मीन कि सारे मेंबर एंड लीडर एक टीम की फॉर्म में एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेशन करेंगे एंड एक सिस्टम को वो जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे इस तरह मैनेज करेंगे। इसके बाद हमारे पास मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नाम से ही जाहिर है कि इसमें हमारे पास जो है ना एक दो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी बल्कि मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व होंगी।
तो आप ज़रा इसमें देख लें, पिछले हमने जितने भी डिस्कस कर लिए, तो पब्लिशर कॉलेज डिवीज़न है, पब्लिशर ट्रेड डिवीज़न या पब्लिशर हाई स्कूल डिफरेंस हो गए ना। इस तरह हमारे पास डिफरेंस है, तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग क्या कुछ करता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन क्या आता है, एंड वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस क्या आता है। पब्लिशर कॉलेज डिवीज़न में अलग से सारे लोग काम करेंगे, पब्लिशर ट्रेड डिवीज़न में अलग से करेंगे, एंड पब्लिशर हाई स्कूल डिवीज़न में अलग से मार्केटिंग ग्रुप हो गए या प्रोडक्शन ग्रुप हो गया फाइनेंस। तो आई होप सो आपको मल्टी डायमेंशन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की समझ आ चुकी होगी। ओके, इसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड चेंज की बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड चेंज हमारे पास क्या होता है, एंड इसमें हमारे पास किस तरह चेंजेस आएंगी। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ शेयर बिलीव एंड अजम्पशन है। क्लियर है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है हमारे पास डिफरेंस जो शेयर बिलीफ है या अजम्पशन है उसका एक्सिट होगा। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होगा, मीन के उसी ऊपर वाले में हम कुछ चेंजेस लाएंगे। क्या किस तरह के अप्रोच that alter the way an organization function, often associated with new information system. तो आई होप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड चेंजेस की समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हम आगे जाएंगे एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होते हैं। तो लॉन एंड स्कीम ने जो आपको नज़र आ रहा है क्या है कि मैं थोड़ी सी ज़रा इसको जूम कर लूँगी ताकि यहाँ पर आपको क्लियर हो जाए। असल में हमारे पास फर्स्ट वन जो पिक्चर है इसमें हमारे पास अनफ्रीजिंग है, सेकेंड में हमारे पास उससे मूवमेंट हो गई, सही है, एंड थर्ड में हमारे पास रीफ्रीजिंग है। तो देख लें, अनफ्रीजिंग फर्स्ट को देख लें, सेकेंड में हमारे पास ज़रा मूविंग में ये हो गई, एंड थर्ड में हमारे पास रीफ्रीजिंग हो गई। ओके, अब नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, री इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में अब री इंजीनियरिंग क्या होता है। तो क्या है, तो द री इंजीनियरिंग बेसिकली द रेडिकल रीडिज़ाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस टू अचीव सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू एंड बिजनेस रिजल्ट। समझ आ रही है। री इंजीनियरिंग बेसिकली हमारे पास जो रेडिकल रीडिज़ाइनिंग होती है एक बिजनेस प्रोसेस के लिए कि इसके थ्रू हम अचीव करते हैं सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू एंड बिजनेस रिजल्ट, लाइक डिलीवरी टाइम हो गई, प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी हो गई, कॉस्ट रिवेन्यू एंड प्रोडक्टिविटी। ये सारे हम जो हासिल करेंगे बेसिकली हमारे पास री इंजीनियरिंग कहलाता है। री इंजीनियरिंग में एम्प्लॉय रेजिस्टेंस होंगी, एम्प्लॉय मस्ट अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स, ऑल रूल मस्ट बी चैलेंज। फॉर एग्जांपल साइज ऑफ ऑर्डर हो गया या क्रेडिट अप्रूवल हो गया या डिसीजन मेकिंग लेवल हो गया। तो ये चंद चीज़ें हमारे पास जो है ना ये ओल्ड रूल में है जो कि बहुत ही चैलेंजेस हैं। इसके अलावा हमारे पास एम्प्लॉय जो है ना रेजिस्टेंट भी होगा, एंड एम्प्लॉय मस्ट अंडरस्टैंड द बेनिफिट। ओके, इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल री इंजीनियरिंग की डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ द री इंजीनियरिंग इनिशिएटिव क्या है। फर्स्ट वन हमारे पास है सिंप्लीफाइंग करेंगे वर्क प्रोसेसेस को। इसके बाद है कि कंबाइनिंग करेंगे सेवरल जॉब्स एंड टू वन, आउटसोर्सिंग एंड सैलरी प्रोसेस को देखेंगे, एंटरिंग न्यू बिजनेस एरिया को देखेंगे, इस्टेब्लिश न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को करेंगे, एंड इसके बाद हमारे पास रीनोवेटिंग टेक्नोलॉजी सिस्टम। तो ये सारे हमारे पास री इंजीनियरिंग हो गई। इसके बाद हमारे पास है री इंजीनियरिंग विज
री इंजीनियरिंग बेस कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को देखेंगे कि हमारे पास अब री इंजीनियरिंग एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में थोड़ी सी ज़रा डिफरेंस क्या है या इसके दूसरे को साथ हम इसकी कंपैरिजन करेंगे। तो आप ज़रा देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एक्शन टू सॉल्व सीरियस प्रॉब्लम हमारे पास री इंजीनियरिंग हो गई। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को देखेंगे क्या है कि रूटीन एक्शन टू मेक मैनर इम्प्रूवमेंट। समझ आ रही है? पहले हम री इंजीनियरिंग को करेंगे एंड इसके बाद हमारे पास क्या इम्प्रूवमेंट इसके बाद आएंगे। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन हम लेंगे, सॉल्व करेंगे एक सीरियस प्रॉब्लम को, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो रूटीन होगी एक्शन ये बनाएगा मैनर इम्प्रूवमेंट को। जब हम टॉप डाउन ड्रिवन बाय सीनियर एग्जीक्यूटिव करेंगे तो हमारे पास वर्कर ड्रिवन होगा। ब्रॉड एंड स्कोप कट्स across organization, तो narrow and scope focus in a given area. Goal is to achieve a major breakthrough, तो क्या होगा हमारे पास के गोल एज कंटिन्यूस ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट। तो आई होप आपको री इंजीनियरिंग एंड कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट की अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। ओके आगे जाएंगे हम अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसमें हमारे पास जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होगी उसको हम किस तरह करेंगे एंड होता हमारे पास इसमें क्या होता है। तो कंपनी वाइड ऑफर टू ऐड मोर वैल्यूज लाइक keen awareness of the customer, strategic version for the quality, empowerment of employee and reward by high quality। तो ये हमारे पास कंपनी वाइड ऑफर होगा कि वो ऐड करेगा मोर वैल्यूज़ को। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमारे पास इस तरह होगा। समझ आ रही है? ओके आउटसोर्सिंग क्या होगी? आउटसोर्सिंग हम किस तरह करेंगे? इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है कि कॉन्ट्रैक्टिंग विद द आउटसाइड प्रोफेशनल सर्विसेज टू मीट स्पेसिफिक बिजनेस नीड लाइक फोकस करेंगे ऑन कोर बिजनेस एंड सेव करेंगे हम मनी को। डाउन साइजिंग बेसिकली हमारे पास रिड्यूस करेंगे द नंबर ऑफ एम्प्लॉय टू कट कॉस्ट। ये हमारे पास डाउन साइजिंग कहलाएगी। अच्छा इसके बाद हमारे पास है परफॉर्मेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। होता क्या है एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रोसेस क्या है? तो इसमें बेसिकली हमारे पास चंद चीज़ें यूज़ होंगी। फर्स्ट है हमारे पास प्रोडक्टिविटी, ए मेजर ऑफ द आउटपुट अचीव डिवाइड बाय द इनपुट रिक्वायर्ड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, profit or benefit as a percentage of improvement, earning growth, market share, customer awareness and satisfaction, total cost of ownership। तो ये है हमारे पास परफॉर्मेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क को कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से रिस्क हमें सामना करना पड़ेगा, कौन कौन से रिस्क से। तो फर्स्ट वन हमारे पास है कि हाउ विल आर रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड। बहुत बड़ी जो रिस्क हमारे पास जो यूज़र के लिए जो कस्टमर के लिए है वो ये है कि किस तरह रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना होगा। विल अच्छी तरीके से हम किस तरह अंडरस्टैंडिंग करेंगे रिक्वायरमेंट की। डज द प्रोजेक्ट रिक्वायर प्यूरिंग एफर्ट। इसके बाद है कि इज देयर ए रिस्क ऑफ सेवरल बिजनेस रिपरकशन। ये हमारे पास चंद रिस्क की जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। आइडेंटिफाई आप लोग इस तरह इन चीज़ों को करेंगे। ओके इसके अलावा हमारे पास है लीडिंग एज विद ब्लीडिंग एज। दोनों में हम ज़रा कंपैरिजन करेंगे कि लीडिंग एज क्या होता है एंड ब्लीडिंग एज क्या होता है। तो बेसिकली ब्लीडिंग एज
when failure occur because an organization tries to be too far out on the technological लीडिंग एज, ये हमारे पास लीडिंग एज कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल टाइम वार्नर, पाथ फाइंडर, पोर्टर. इसके अलावा हमारे पास लीडिंग एज है. लीडिंग एज बेसिकली क्या है कि लेट कंपटीटर्स टेस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी फर्स्ट, जो ये हमारे पास लीडिंग एज कहलाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, ये हमारे पास लीडिंग एज के डिफरेंस एग्जाम्पल हैं. तो आई होप आपको लीडिंग एज एंड ब्लीडिंग एज की समझ आ चुकी होगी. अभी हम नेक्स्ट जाएंगे एंड कंटिन्यू करेंगे अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में एंड डिस्कस करेंगे जस्टिफाइंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या जस्टिफाइंग आईएस. तो उसके लिए हमारे पास टेंजिबल सेविंग होनी चाहिए, मीन रिड्यूस कास्ट करना पड़ेगा. एंड टेंजिबल सेविंग बेटर डिसीजन लेना होगा. लीगल रिक्वायरमेंट रिपोर्ट करनी होगी. मॉडर्नाइजेशन Y2K न्यू एप्लीकेशंस को हमने लाना पड़ेगा. एंड पायलट प्रोजेक्ट लैपटॉप्स को हमने यूज़ करना पड़ेगा. तो ये हमारे पास जस्टिफिकेशंस है इंफॉर्मेशन सिस्टम की. आई होप आपको समझ आ चुका होगा. ओके, अब हम कुछ रोल्स एंड फंक्शंस को डिफाइन करेंगे इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट में. जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रोल होंगी, एक ऑर्गेनाइजेशन में हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करेंगे तो उसके क्या क्या रोल होंगे एंड इसके क्या क्या फंक्शंस होगी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट में, डिपार्टमेंट में. समझ आ रही है? तो थोड़ी सी मैं ज़रा इसको जूम कर लूँगी ताकि आपको ये फिगर जो है ना सही तरीके से नज़र आ सके. अभी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट है सीईओ में हमारे पास जो है ना सीआईओ होगा. उसके बाद हमारे पास इसके सब पार्ट्स होंगे. सब पार्ट्स में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस होंगे, ऑपरेशनल होगा, सिस्टम डेवलपमेंट होगी एंड सपोर्ट होगा. एंड जो हमारे पास सपोर्ट होगा उसके अलग से सब पार्ट होंगे. जो सिस्टम डेवलपमेंट होंगी उसके अलग से सब पार्ट होंगे एंड ऑपरेशंस के हमारे पास अलग से सब पार्ट होंगे. समझ आ रही है? तो ये हमारे पास जो सीईओ है तो बेसिकली हमारे पास एक डिपार्टमेंट में होगा, तो अदर साइड भी हमारे पास क्या होगा, अदर फंक्शंस एरिया भी होंगी. तो वहाँ से इंफॉर्मेशन सर्विस यूनिट होगा एंड वहाँ से वो सपोर्ट को प्रोवाइड करेगा. इस तरह सीआईओ को भी वो एक दूसरे को इस तरह वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन भी करेगा एंड एक दूसरे को सपोर्ट भी करेगा. तो हमारे पास जो सीआईओ है प्लस जो हमारे पास ऑपरेशंस है, इसके जो हमारे पास जो फंक्शंस है कि कंप्यूटर फैसिलिटी ऑपरेशंस करेगा, डेटा एंट्री करेगा, लोकल एरिया नेटवर्क ऑपरेशंस करेगा एंड वेब ऑपरेशंस करेगा. तो आई होप सो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी रोल एंड फंक्शंस की. इसके बाद हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट क्या काम करता है, ये कहता है कि सिस्टम एनालिसिस करेगा एंड डिज़ाइनिंग करेगा. इसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट जो है ना प्रोग्रामिंग भी करेगा एंड इसके साथ साथ वेब डेवलपमेंट भी करेगा. जो हमारे पास सपोर्ट सेक्शन है, सपोर्ट सिस्टम में हम डेटा एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन सेंटर्स को देखेंगे, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड है उसको हैंडल करेंगे एंड वेब एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम हैंडल करेंगे. एंड साथ में हम जो सीईओ से डायरेक्ट हमारे पास जो अदर फंक्शंस एरिया है वहाँ से जो इंफॉर्मेशन सर्विस आती है तो वो भी हमारे पास यहाँ डायरेक्ट आएगी. तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा कि हमारे पास रोल एंड फंक्शन इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट में किस तरह होता है एंड क्या क्या होता है. तो आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ चुकी होगी. समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर कोई इशू है या आपको हमारी लेक्चर कैसी लगती है. तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट वीडियो देखने का. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.